उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए आज के सेशन में अंत तक। तो आज का सेशन एक प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं 30 सवाल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। पहले सवाल को बेहतर पढ़िए, समझिए, इसके बाद विकल्पों पर भी विचार करिएगा, इसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में कोई आंसर करने की जरूरत है नहीं। आप समझ पा रहे होते, जब आप नहीं समझते हो तो कोई भी सवाल आता हुआ भी आपका गलत हो जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्शन ऑफ मोटिवेशन पूछा जा रहा है कि मोटिवेशन क्या कार्य करता है। तो विषय वस्तु का एक नया अर्थ बताने में, सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने तक, व्यवहार को एक निश्चित दिशा देने का, मूल प्रवृत्तियों के शोधन का। आंसर प्लीज। गुड गुड गुड। विषय वस्तु का एक नया अर्थ बताने में, सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने तक, तो सिर्फ पुरस्कार गलत हो रहा है, आप देखते होंगे। मूल प्रवृत्तियों के शोधन, फिल्ट्रेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, गलत है ये। अधिगम की बात आ रही तो अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार को एक निश्चित दिशा, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? एवरीथिंग इज फाइन बॉयज। वीडियो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 61 छात्रों पर कितने शिक्षक रखने का प्रावधान किया गया है? 5 शिक्षक, 4 शिक्षक, 3 शिक्षक, 2 शिक्षक। आंसर प्लीज। यह समझना है सिर्फ आपको, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक, इसका मतलब हम कह दें ये कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर, राइट। 61 छात्रों पर कितने शिक्षक रखने का प्रावधान है? 5 शिक्षक, 4 शिक्षक, 3 शिक्षक, 2 शिक्षक। आपने पढ़ा है ऑफलाइन में कि अगर हम कहें स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो अगर बात की जाएगी तो आप देखेंगे 1 से लेकर 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर है, 31 से लेकर 60 तक 2 टीचर हैं, 61 टू 90 तक कितने हैं? 3 हैं। और इसी प्रकार 91 टू 120 तक कितने आते हैं? 4 आते हैं। तो जो रेशियो चल रहा है प्राथमिक स्तर पर, वो रेशियो आरटी के अनुसार है आपका 30:1। तो यहां आपका मैच कर रहा है और आइडेंटिफाई कर लोगे आप आंसर को बड़ी आसानी से। सी इज राइट, 3 शिक्षक। वेरी गुड। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में? क्वेश्चन नंबर 3। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की चर्चा की गई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, रूढ़िगत नैतिकता स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो बच्चा यहां 4th यानी डी ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं, 3 से ही मतलब है और 3 में होगा भी। तो आप देखते होंगे जब कोहल वर्ग आप पढ़े होंगे, लॉरेंस कोहल वर्ग, तो 3 अवस्थाएं नैतिक विकास की, मोरल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं और उनके 6 स्तर हैं, लेवल्स हैं। प्रत्येक अवस्था के 2-2 लेवल बताए गए हैं। तो अगर हम कहें, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। प्राक रूढ़गत ये पहली अवस्था है, रूढ़गत ये दूसरी अवस्था सीक्वेंस में लगी हुई है, उत्तर रूढ़गत ये तीसरी अवस्था है। तो इन तीनों के 2-2 लेवल्स भी हैं, राइट। पहले वाले में क्या है? अवॉइड पनिशमेंट है, दंड है और पुरस्कार है, राइट। दूसरा वाला इसका क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रता जिसे कहते हो, आत्म केंद्रता। तो दंड, पुरस्कार और आत्म केंद्रता।
इसी प्रकार रूढ़गत नैतिकता में बात करेंगे तो उत्तम लड़का गुड बॉय आपने पढ़ा है और गुड गर्ल पढ़ा है आपने, राइट। उत्तम लड़का उत्तम लड़की, और यहां है सोशल लॉ ओरिएंटेशन। अगर हम कहें कि उत्तर रूढ़गत में तो यहां आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल आता है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उत्तर रूढ़गत नैतिकता के स्तर में सामाजिक अनुबंध उन्मुखता होती है, ठीक है। सी इज राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के विकास का आधार माना जाता है साहचर्य अधिगम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अथवा सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आंसर प्लीज। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम लर्निंग की बात है, इसके विकास का आधार बेस किस अधिगम सिद्धांत को माना जाता है? सहचर्य अधिगम, अंतर्दृष्टि अथवा सूझ, सक्रिय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए अभिक्रमित अनुदेशन जुड़ा हुआ है किससे? स्किनर से। अगर हम कहें साहचर्य अधिगम से कौन मान लिया गया? कौन है भाई? थॉर्नडाइक है। अंतर्दृष्टि सूझ से कौन है? कोहलर है। और सक्रिय अनुबंधन से कौन आए? स्किनर आए। और अनुकूलित अनुक्रिया से कौन है? आपका पावलोव है। तो अब तो आइडेंटिफाई कर लोगे आप। तीसरा, थर्ड इज राइट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विज्ञान विषय में गणना सूत्रों एवं सिद्धांतों का शिक्षण डैश पर अधिक प्रभावी रहता है? बोध स्तर, स्मृति स्तर, योग स्तर, चिंतनशील स्तर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, 4 तो है ही नहीं। अब 3 कौन कौन से हैं? बोध स्तर है, स्मृति स्तर है और चिंतनशील, ये तो है ही नहीं। सी को फर्स्ट ऑफ ऑल कट करो आप। अब अगर हम कहें कि विज्ञान विषय में गणना सूत्रों एवं सिद्धांतों का शिक्षण, तो आप सबको पता गणना काउंटिंग रटी जाती है, सूत्र रटे जाते हैं, सिद्धांत रटे ही जाते हैं। तो ये किस पर आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा स्मृति स्तर पर, राइट, मेमोरी। और ये तीनों स्तर आप सबको पता है कि ये पहला ही है, स्मृति सबसे पहला है, बोध दूसरा है और चिंतनशील तीसरा है। इनका लेवल जब बनता है तो ऐसे ही बनता है। सबसे पहले आपका होता है स्मृति, मेमोरी, ये छोटी कक्षाओं में उपयोगी होता, फिर होता बोध, अंडरस्टैंडिंग है, और तीसरा है चिंतन, ये लास्ट में है। और ये ऐसे ही चलते हैं। तो स्मृति स्तर किसने दिया है? ये दिया है हर्वर्ट ने। बोध किसने दिया? मॉरिसन ने दिया है, आगे आएगा ये जाकर कहीं। और चिंतन है हंट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन देखते हैं 6। शिक्षण स्थान विज्ञान यानी शिक्षण स्थान विज्ञान टीचिंग टोपोलॉजी का सृजन किया था? मॉरिसन, पियाजे, आसुवेल, ग्रीन। आंसर प्लीज। आप पहली बार सवाल सुन रहे होंगे टीचिंग टोपोलॉजी, तो सिंपल बात, टीचिंग ज्यादा पढ़ाई भी नहीं जाती है, आप सबको पता है। ज्यादातर लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, टॉपिक आपको बहुत कम ही बताते हैं। तो टीचिंग टोपोलॉजी का सृजन किया था ग्रीन महोदय ने, राइट। किसी दिन लेक्चर में इसे बताया जाएगा शिक्षण स्थान विज्ञान टीचिंग टोपोलॉजी है क्या। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव शंकु, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे लर्निंग पिरामिड भी कहते हैं, यही आपका कहलाता है लर्निंग राइट, लर्निंग पिरामिड। अनुभव शंकु से संबंधित है, एक ही नाम है, एडगर डेल। ए इज राइट, ठीक है। ये ऐसे सवाल हैं जो मोस्टली रटे हुए होते हैं, DSSB या फिर केंद्रीय विद्यालय में जरूर आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं, यह परिभाषा है? टॉमसन, ब्रेवर, जर्सील, हरलॉक। अब ऐसे सवाल को समझना है। विकास लयात्मक, लयात्मक उतार चढ़ाव वाला है, ये लयात्मक है, तो ये तो है जबकि ये नहीं है। तो इस विषय में परिभाषा दी है मैडम हरलॉक ने,
राइट ऑप्शन आपका डी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाएं कैसे बनती हैं? शारीरिक विकास के द्वारा, सामाजिक विकास के द्वारा, संवेगात्मक विकास के द्वारा, बौद्धिक विकास। तो आप समझ गए होंगे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक नहीं है और कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप होते हैं बौद्धिक विकास से। समझ आ रहा है आपको? ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ओके, स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लेता हूं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है, मेंटल हेल्थ, साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? गेट्स को, CW बियर्स को, लैडल को, एलिस को। नाम ही नहीं सुने होंगे आपने, राइट? तो बच्चा CW बियर्स, ये नाम आपको केवल रटने हैं, यहां पर, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एजुकेशन साइकोलॉजी किताब के लेखक थॉर्नडाइक, जॉन डीवी, डगलस हॉलैंड, रॉबर्ट एम गैने। आंसर प्लीज। सारे सवाल एकदम नए लग रहे होंगे आपको। एजुकेशन साइकोलॉजी किताब के लेखक, हालांकि हमने किताब और उनके ऑथर्स को लेकर एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। थॉर्नडाइक, जॉन डीवी, डगलस हॉलैंड, रॉबर्ट एम गैने। बताएं प्लीज। सी इज राइट, डगलस हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कॉग्निटिव एरिया से रिलेटेड नहीं है। ज्ञान, अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बौद्धिकता। आंसर प्लीज। कॉग्निटिव एरिया से रिलेटेड टर्म नहीं है। ज्ञान, अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बौद्धिकता। तो मेरे ख्याल से ज्ञान आपको समझ में आ रहा होगा, ये नॉलेज है। अनुमूल्यन डिक्रीजिंग या फिर डिवैल्यूइंग है। ये क्या है? डिक्रीजिंग या फिर डिवैल्यूइंग है ये। अनुप्रयोग आपका एप्लीकेशन है और बौद्धिकता आपका इंटेलेक्चुअल है। तो आप समझ पा रहे होंगे डिक्रीजिंग का रिलेशन यहां पर बिल्कुल नहीं है, बाकी का है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अच्छा, दो टर्म यहां होते हैं यूज। एक होता अनुमूल्यन, जो कि यहां लगा हुआ है। अनुमूल्यन डिक्रीजिंग है, जबकि अगर हम कहें अवमूल्यन, यह है आपका वैल्यू करना, तो ये तो पॉजिटिव होता है और ये हमेशा निगेटिव होता है। ये कभी आंसर नहीं होता है अनुमूल्यन करना, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। समस्या समाधान का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस क्रिएशन और एग्जामिन ऑफ हाइपोथेसिस। आप समझ गए होंगे समस्या समाधान का पहला चरण है समस्या की पहचान करना, समस्या के प्रति सचेत रहना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति और बोध दोनों स्तर में शिक्षण प्रतिमान की संरचना का कौन सा स्टेप उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है? अन्वेषण, इंक्वायरी है, जनरलाइजेशन, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन। चार में से कौन सा कॉमन है? आंसर प्लीज। तो आप समझ पा रहे होंगे दोनों के प्रस्तुत करने की स्थिति समान है। डी आपका राइट है, ठीक है, दोनों में कॉमन है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत दिया है। ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विक्टर ब्रूम, मैस्लो, वुडवर्थ, स्किनर। आंसर प्लीज। डोंट बी कंफ्यूज हियर। आप जब कभी पढ़ते हो तो है चालक न्यूनता, इसे बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन। तो यहां देखो चालक सिद्धांत दिया, चालक न्यूनता नहीं दिया है। तो चालक सिद्धांत, अगर हम कहें चालक न्यूनता की बात करेंगे तो ये परफेक्टली आपका हल, सीएल हल से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन यहां हल विकल्प नहीं दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया है।
राइट, व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता ही रहता है। और मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये कभी कभी पूछते हैं MI थ्योरी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का प्रतिपादन बुद्धि से रिलेटेड है। स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैटल, गार्डनर। आंसर प्लीज। आप सबको आता है, वेरी गुड, गार्डनर। और गार्डनर कौन है? वो भी हार्वर्ड गार्डनर, राइट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स लैंग का सिद्धांत संबंधित, जेम्स लैंग का सिद्धांत संबंधित है। इसका मतलब जेम्स लैंग का सिद्धांत, विलियम जेम्स, बुद्धि, व्यक्तित्व, संवेग, सृजनात्मकता। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, रेगुलर पूछा जाता है। इसका लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। शरीर क्रिया का सिद्धांत, सिद्धांत का नाम क्या है बच्चा? यह है शरीर क्रिया का सिद्धांत। तो जेम्स लैंग का सिद्धांत पर्टिकुलर संवेग से रिलेटेड है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? नहीं है। पूर्व संक्रिया समझ पा रहे होंगे, प्री ऑपरेशनल, और ये जीन प्याजे से रिलेटेड है। तो यहां हम कहें ये है आपका 2 से 7 वर्ष, दूसरी अवस्था। प्राक संक्रिया कहिए, पूर्व संक्रिया कहिए, कि एक सीमा नहीं है। अनुत्क्रमणीयता का मतलब क्या हुआ बच्चा? ये हुआ आपका इरिवर्सिबिलिटी। तो 2 टर्म आप पढ़ते होंगे, कि रिवर्सिबिलिटी, एक इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी क्या है? पलटकर सोचना, और इरिवर्सिबिलिटी का मतलब हुआ पलटकर नहीं सोच पाना। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता का मतलब है ईगोसेंट्रिज्म। तो बताइए आप, ये दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज में कौन सा मैच नहीं करेगा? अनुत्क्रमणीयता, पलटकर ना सोच पाना, बिल्कुल है, ये मैच कर रहा है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेना, दूसरी वाली पे सेंट्रलाइजेशन। प्रतीकात्मक विचार, भाषा यूज हो रही, ये तो है। अहम मान्यता, ये भी है, ये नहीं है। तो बी आपका राइट है। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा मेडिटेशन नहीं कर पाता है, राइट, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। थॉम्सन के द्वारा दिया गया अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कहें कि थॉम्सन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार दिए हैं? तो थॉम्सन ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार दिए हैं, और हमने ट्रिक पर इसको बताया था, थॉम्सन कैसे हो। अब कैसे पर ट्रिक टिकी हुई है। कैसे आपका कृत्रिम, और दूसरा है स से स्वाभाविक। ये 2 ही दिए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे। का प्रकार नहीं दिया गया है, कृत्रिम दिया गया है, प्राकृतिक दिया गया, अर्जित नहीं दिया गया है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? थॉम्सन कैसे हो, कैसे पर कृत्रिम और स्वाभाविक, ही हम ऑफलाइन में आपको पढ़ा के मस्त बना दिए थे, आपको याद होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रेटिंग स्केल मूल्यांकन का कौन सा उपकरण है, यानी किस प्रकार का उपकरण है? प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव, निरीक्षणात्मक उपकरण है, ऑब्जर्वेशनल, परीक्षण, एग्जामिनर, और स्वयं आलेख का मतलब हुआ है स्वयं के द्वारा लिखा गया। तो ऐसे कह सकते हो, आपका डी सही है, यहां पर स्वयं आलेख है रेटिंग स्केल, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आइडेंटिफाई करो आप। तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। विकास परिपक्वन, मैच्योरेशन, और अधिगम पर आधारित होता है, ये सही है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया, रेगुलर कंटिन्यूअस अन्योन क्रिया है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं
होती हैं, बिल्कुल सही है ये। विकास एक परिमाणात्मक विकास परिमाणात्मक नहीं है। विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। यही गलत है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आप सबको पता है कि वृद्धि परिमाणात्मक होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। आप सबको पता अचेतन मन आपका कनेक्ट है मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। ठीक है, अभिप्रेरणा में सबसे ज्यादा कार्य अचेतन मन के द्वारा होते हैं। और अचेतन मन ऐसा क्यों करता है, इसका अध्ययन मनोविश्लेषणात्मक साइकोएनालिटिक विधियों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? सीटेट स्पेशल। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, केवल की कंडीशन लग गई है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। समझिए आप इस बात को लेकर। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो अगर हम कहें आपसे बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये सही है। केवल कक्षा में सीखते, यही गलत है, तो सही नहीं है। बी इज राइट। आप सबका सही है, वेरी गुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम वातावरण दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इज राइट। ये बहुत बार आपको पढ़ाया है और आप सबको आता भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि, जीनियस बालक की आईक्यू होती है 130, 140, 125, 120, 130, 140, 125, 120। ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ जीनियस चाइल्ड, ये सारी की सारी कैटेगरीज है, वर्ग हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के। लेकिन पर्टिकुलर पूछा जा रहा है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आप बताएं प्लीज कौन सा सही होगा। इस स्थिति में आपका एक सही होगा, 140। क्लियर है ये? हालांकि सारी कैटेगरी है, लेकिन प्रायोरिटी में किसे 140 को माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अब आप समझ पा रहे होंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, किसकी एडवोकेटिंग करता है? एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है ये। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है। पृथककरण, सेपरेशन एजुकेशन है। मुख्यधारा, मेन स्ट्रीम है। तो आप समझ जाएंगे 2009 आरटीई समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, राइट, इंक्लूसिव एजुकेशन की। क्वेश्चन नंबर 27। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। अब मौखिक संवाद करना, बच्चों का स्वयं से बात करना, ये दो कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। यहां किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहां पूछा जा रहा है वाइगोत्स्की के विषय में। तो समस्यात्मक वार्ता, अहम वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांति वार्ता। आंसर प्लीज। आप समझ पाएंगे अगर पियाजे पूछा जाता तो फिर होता अहम वार्ता, लेकिन वाइगोत्स्की पूछ रहा है, इसका मतलब व्यक्तिगत वार्ता। यह है आपकी प्राइवेट स्पीच, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो सृजनात्मक विचार ये तो है, नवीनता है, जिज्ञासा है, एक नहीं है। बी इज राइट आंसर। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता हो, वह जो नए परिवेश में। बच्चा फर्स्ट इज राइट। लंबे निबंधों को रटना यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, ये केवल मेमोरी पर आधारित है। हाँ, ये बात सही है कि मेमोरी में अगर क्रमबद्धता और ऑर्डिनल पैटर्न लगा हुआ है तो एक लक्षण मान सकते हैं हम एक अच्छे बच्चे का, लेकिन केवल लंबे निबंधों को रट लेना, हो सकता है इस डर की वजह से भी रटा जाए, तो आपका पहला सही होगा। और
आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को डैश अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। सोचकर आंसर करें। आंसर प्लीज। मुझे पता है आप ए पर नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे होंगे अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। आप इस पर जा सकते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते। तो आइए समझते हैं। अब देखो, लर्निंग डिसेबल्ड कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब उनके बारे में यह घोषणा कर देना गलत होगा। उन्हें अधिगम निर्योग्य भी माना जा सकता है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। आप इस पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहे होंगे, जबकि आपका यही सही है। क्यों? आप समझ पाते होंगे, सामान्यतः विद्यालय में जीनियस बच्चे को ज्यादा सिखाने के बजाय, मतलब ज्यादा सिखाने के बजाय हम क्या करते हैं, उसे अन्य गतिविधियों में उलझा देते हैं। क्लास का मॉनिटर बना देंगे, रजिस्टर मेंटेन करवाएंगे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए होंगे, या जो और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज होगी, जो और क्रियाकलाप होंगे, उसमें उलझा दिया जाएगा। जबकि उसको भी कभी कभी नीड होती है इमोशनल फीडबैक की। तो शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेंगे, गलत है ये। टीचर तो चाहिए। आपने देखा, भले दुनिया के महान बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, लेकिन उनको भी टीचर की आवश्यकता थी। तो गलत है। अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, गलत है ये। क्योंकि आप सब समझ पाते हैं, जब उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है तो ज्यादातर अपराध संलिप्तता में पाए जाने वाले बच्चे जीनियस होते हैं। आप देखेंगे साइबर क्राइम में जितने शामिल हैं वो सब के सब जीनियस हैं। अच्छे मॉडल तो नहीं बन सकते हैं, राइट। तो आपका बी सही है। एक ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। आपने देखा जीनियस बच्चा जब ज्यादा सवाल पूछने लगता है टीचर से, तो टीचर उससे गुस्सा आ जाता है, उसके लेवल से उसे चिढ़ होती है और वो डायरेक्ट बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बनो, प्रैक्टिकल में देखेंगे। बेचारा चुप रह जाता है। इसका मतलब उसको भी समझने की आवश्यकता है, उसको भी सहयोग करने की आवश्यकता है। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। ये था आज का सेशन। कैसा लगा बच्चों आज का सेशन? अपने बहुमूल्य कमेंट हमें जरूर दीजिए। और एक बार पुनः आपसे कहना है कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करें। ठीक, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा।